नमस्ते, जय धन्वंतरी। गर्भावस्था में क्या क्या आहार नहीं करना है, क्या विहार नहीं करना है, वो सभी बातें हमने गर्भावस्था परिचर्या में देखी। भाव प्रकाश नामक संहिता में भाव मिश्र जी ने ये सारी बातें डिटेल से बताई है। गर्भिणी परिचर्या के रूप में, गर्भिणी परिचर्या के टाइटल में। अब वहां पर प्रश्न ये होता है कि क्या गर्भावस्था में क्या क्या ले सकते हैं, क्या खा सकते हैं, जैसे गर्भ का और गर्भिणी का दोनों का पोषण हो। तो पहले ही देख लिया कि गर्भावस्था एक विशेष अवस्था है, वो कोई रोग नहीं है। तो इसमें कुछ आहार ऐसे लेने होते हैं जो लघु हो और संतर्पण करे शरीर का। केवल ही वो तृप्ति करे इतना जरूरी नहीं है, केवल अच्छा रहे, अच्छा लगे ऐसा जरूरी नहीं है, उसका पोषण भी होना चाहिए शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर। तो विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न आहार बताए गए हैं। कुछ आहार द्रव्य बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, कोई महिलाओं के लिए उपयोगी होते हैं, कोई पुरुषों के लिए उपयोगी होता है, कोई वृद्धों के लिए उपयोगी होता है, कोई मेंसिस के टाइम पर उपयोगी होता है, कोई मेनोपॉज के समय पर उपयोगी होता है। ऐसे अनेक धान्य, अनेक फल फलादि है जिसका वर्णन आयुर्वेद में विभिन्न अवस्थाओं में लेने के लिए बताया गया है। वो ये अवस्था में तो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। तो गर्भावस्था में कौन से आहार है जो विशेष रूप से पोषण करते हैं, गर्भ को और गर्भिणी को दोनों का संरक्षण करते हैं, विभिन्न प्रकोपों से बचाते हैं। उसमें सबसे पहला नंबर है वो है नारियल का पानी। आज हम देखते हैं डॉक्टर भी गर्भवती स्त्री को उसका फ्यूल बढ़ाने के लिए, जो हमारा गर्भजल होता है उसको बढ़ाने के लिए वो देते हैं, नारियल का पानी पीने को बताते हैं। अब नारियल का पानी केवल कहते हैं उसमें कच्चे नारियल का ही ज्यादातर बिकता है, तो और से तो अच्छा है। जैसे वो कुछ और पेय पिए, कोका कोला पिए, पेप्सी पिए और कुछ बाजारू पिए, उससे तो कई गुना अच्छा कच्चा नारियल का पानी। लेकिन उसमें एक दोष है, वो आम करता है। तो गर्भावस्था में ये सेवन करेंगे तो आम बढ़ेगा, गैस बढ़ेगा। तो इसके लिए पके नारियल का पानी पीना है, वो गर्भजल को बढ़ाता है, गर्भ को पोषण भी देता है। तो पहले के जमाने में नारियल लाते थे, उसको सुखाते थे, तो वो पानी पीकर सूखा हुआ नारियल प्रसूति के बाद उपयोग में आता था। जब डिलीवरी हो जाती थी उसके बाद नारियल सेवन करते थे, उसके पहले उसका पानी सेवन करते हैं। तो गर्भावस्था में पके नारियल का पानी प्यास को बुझाता है, उसमें पोषक तत्व बहुत है, तो गर्भ का गर्भिणी का दोनों का पोषण भी करता है और बहुत सारे उसके गुण है। प्यास बुझाना, ये उसको पित्त का शमन करता है, मधुर है तो इसलिए तृप्ति भी देता है। तो ये बहुत सारे गुण पके नारियल के बताए गए हैं, पके नारियल के पानी के। कच्चे नारियल का पानी वो आम करता है, इसके लिए नहीं लेना है। पके नारियल का पानी गर्भपुष्टिकारक और गर्भजल वर्धक बताया गया है। दूसरा बात करते हैं हम गन्ने की। वो धरती का अमृत कहा जाता है जैसे गन्ने, तो उसमें भी जल तत्व की अधिकता है, उसमें प्राकृतिक शर्करा है। तो शरीर में जो कम पड़ गई वो शर्करा, ग्लूकोज, उसकी मात्रा बढ़ाता है। बच्चे, गर्भस्थ शिशु को और गर्भ को भी पोषण देता है। हमने ये सारी हमारी डिटेल, ये पूरी इसके ऊपर की डिटेल हमारा एक पुस्तक है गर्भ विज्ञान, उसमें लिखी है। वेलजीभाई करके एक बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ पर उद्योगपति और लेखक हुए, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में एक गन्ने के ऊपर एक स्पेशल पुस्तक छापी है उन्होंने। तो गन्ने एक ऐसा उद्योग हो सकता है पूरे भारत में, गन्ना कितना लाभकारी है वो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, गन्ने से क्रांति। ये पुस्तक में हमारी वेबसाइट पर भी वो उपलब्ध है पुस्तक, और यहाँ पर भी हमारे प्रकाशन में भी वो पुस्तक रखी है। तो ये गन्ने का रस बहुत ही उपयोगी होता है गर्भवती स्त्री के लिए और गर्भस्थ शिशु के लिए। एक ध्यान रखना है केवल कि कफ के रोगों में उसको नहीं लेना है। कफ बढ़ गया हो, कफ अधिकता वाली स्थिति हो, तब उसको नहीं लेना है गन्ने के रस को, और उसमें बर्फ डालकर नहीं लेना है बिल्कुल भी। ऐसे ही नेचुरल
ले सकते हैं, बासी नहीं लेना है उसको, तुरंत निकाला और पी लिया, इस तरह से उसको लेना है। तो घर पर ही एक छोटा मशीन बसा दे तो भी वो आसानी से निकाल कर पी सकते हैं 9 महीने तक। उससे बहुत ही अच्छा पोषण होता है केश को, आंखों को, सबको, और नए अंग प्रत्यंग जो विकसित होते हैं उसमें गन्ने का रस बहुत ही लाभदायक होता है। आगे की बात आती है आहार की, तीसरे नंबर का आहार वो जीवंती है। जीवंती आपको पता होगा एक प्रकार की भाजी है। चरक ने इसका वर्णन करते हुए, चरक मुनि ने जीवंती शाकम शाका नाम ऐसा सूत्र दिया है। जीवंती शाक सभी शाकों में श्रेष्ठ है। तो उस खास करके तो आंखों के रोगों में उपयोगी होता है, आंखों को रोशनी बढ़ाने में उपयोगी होता है, बालों के लिए उपयोगी है जीवंती की भाजी। उसके पत्ते की सब्जी बनती है, वो बहुत ही उपयोगी और सबसे श्रेष्ठ शाक माना जाता है उसको। अब गर्भवती स्त्री को जीवन देने के लिए, उसका जो कोश है उसको विकसित करने के लिए और गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए जीवंती की भाजी बहुत ही उपयोगी पाई जाती है। आयुर्वेद में वर्णन है कि जीवंती उसको 9 महीना सेवन करनी है, तो नया जीवन देने वाली है, अंग को पुष्ट करने वाली है, अंग प्रत्यंग को विकसित करने वाली होने से जीवंती की भाजी बहुत ही उपयोगी आहार है गर्भावस्था में। आगे सिंघाड़े का आटा। हमको पता है कि जो ब्लैक कलर का अभी बाजार में आता है, तालाबों में प्रायः उगता है, गुजरात में उगता है बहुत सारी जगह पर, तो वो सिंघाड़ा जो होता है उसका आटा भी तैयार मिलता है, सिंघाड़ा भी मिलता है, उसको उपवास में लोग खाते हैं। तो मैंगनीज नाम का तत्व उसमें पाया जाता है। जल के प्रदेशों में उगता है, जल प्रचुर भूमि में उगता है, इसलिए उसमें जल की मात्रा है और जल की पूर्ति वो गर्भावस्था में करता है। गर्भस्थ शिशु को और गर्भिणी स्त्री को, दोनों को वो बहुत ही अच्छा पोषण देता है, इसलिए रोज उसका शीरा बनाकर, आटे की खीर बनाकर खा सकते हैं। तो उसकी कोई भी आइटम बनाकर खा सकते हैं। ज्यादातर लोग उपवास में उसका उपयोग करते हैं। उपवास में पोषण की जरूरत रहती है तो लघु संतर्पक आहार बहुत ही उपयोगी होता है, तो लघु संतर्पक आहार के रूप में सिंघाड़े का उपयोग करते हैं। तो ये सिंघाड़े का बात बताई थी। गाय के घी, दूध, मक्खन, दही, उसका सेवन नियमित रूप से, ये 5वां गर्भ के संबंधित आहार है, उत्कृष्ट आहार है। गाय के दही को, ऐसे गाय के दूध को जमा कर उसका दही चांदी के पात्र में बनाया जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ आहार होता है गर्भवती स्त्री के लिए, गर्भस्थ शिशु के पोषण के लिए। तो ये आहार करने से गर्भस्थ शिशु का विकास होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये बहुत उपयोगी होता है। मक्खन का नाम नवनीतम है, नित्य नूतन ऊर्जा, उत्साह को प्रदान करता है, इसलिए नवनीतम है। दूध भी जीवनीय द्रव्यों में आता है, इसलिए जीवनीयम, ब्रूहणम, रुष्यम, ये सारे गुण दूध में है। तो दूध तो शक्तिदायक और पोषण करने में श्रेष्ठ है। दूध को संपूर्ण आहार भी बताया जाता है, तो दूध सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन याद रहे ये देशी गाय के दूध की बात है। गर्भावस्था में तो वो बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा, देशी गाय का दूध, देशी गाय का घी। तो ये इतने आहार हमने 5 गिनाए हैं जिसको हम आहार पंचामृत कहते हैं। एक सपोर्ट के लिए केवल नमक खाना है तो सेंधा नमक ही खाना है गर्भावस्था में, और नमक को छोड़ देना है। तो ये एक आहार पंचामृत की बात की हमने, उसमें ये सारे आहारों का विशेष सेवन करना है। और तो सारे आहार लेने हैं लेकिन इसका विशेष सेवन करना है। और एक बात है कि कुछ आहार के द्रव्य में बदलाव करना है। जैसे गेहूं खाते हैं तो हो सके वहां पर जौ खाए, ताकि यवा पुलिशकराणाम, ये सूत्र में जौ को पेट को साफ करने वाला कहा है, तो उससे बहुत ही लाभ होता है। तो ऐसे आहार द्रव्यों का सेवन करेंगे तो गर्भ और गर्भवती दोनों का पोषण होगा, दोनों का रक्षण होगा। अंतिम जो बात है वो है कुष्मांड की। कुष्मांड
का बहुत वर्णन आयुर्वेद में आया है, जिसको पंपकिन, व्हाइट पंपकिन कहते हैं। कुष्मांड खास करके उसका गुण रक्तस्राव को रोकना होता है। ब्लीडिंग कहां पर भी होता हो तो उसको रोकने का काम कुष्मांड करता है। दूसरा काम ये पित्त का शमन करने का करता है। कहीं पर भी जलन हो तो उसको ठीक करता है। तो गर्भावस्था में गर्भस्राव और गर्भपात होने की संभावना होती है। उस समय यदि कुष्मांड का सब्जी हफ्ते में 2 या 3 बार खाने को मिले या दिया जाए तो उसमें बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त होता है, पित्त के रोगों के ऊपर, जलन के ऊपर, रक्तस्राव के ऊपर, ब्लीडिंग के ऊपर। भगवान महावीर की भी कहानी ये कुष्मांड पाक से जुड़ी है। वो जब उनको रक्तातिसार हुआ, खून की डायरिया हुए, उसमें खून निकलने लगा, ब्लीडिंग होने लगा, तो उन्होंने अपने एक ज्ञान से देखा और मतलब एक उसको ये कहते हैं कि उसको ऐसी ज्ञान पता चला कि इसके लिए कौन सा औषध है। तो उनको पता चला कि इसके लिए तो कुष्मांड पाक नाम का औषध है। खुद को बना नहीं सकते हैं, भिक्षा ही लानी। तो कहीं कुष्मांड पाक बना था किसी के घर, तो उनको मतलब वहां पर वो गए और वो कुष्मांड पाक भिक्षा में लिया और उसका सेवन किया। तब उनका रक्तातिसार, रक्त से जो ब्लीडिंग मतलब मल मार्ग से जो ब्लीडिंग होता था, मल के साथ मल मार्ग में, वो बंद हो गया, उसकी चिकित्सा हो गई। तो ये एक कहानी जुड़ी थी। बुद्ध के पीटक ग्रंथों में भी ऐसी कहानी कुष्मांड के बारे में जुड़ी है। यज्ञ में भी आहुति देने के लिए कुष्मांड का उपयोग होता है। और जो थकान होती है, पित्त बढ़ जाता है यज्ञ के कारण, तो अग्नि के पास हमेशा स्वाहा स्वाहा बैठकर करना होता है या कोई अनुष्ठान करना होता है। तो उसके बाद कुष्मांड पाक का या कुष्मांड का सेवन करने का भी बताया है। गर्भावस्था में ये विशेष उपयोगी इसलिए है क्योंकि इसमें भी कभी पित्त बढ़ गया, उल्टी आ गई, वोमिटिंग हो गई, तो इससे कुष्मांड बहुत ही अच्छा फर्क मतलब बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। उसको एक औषध के रूप में कार्य करता है। ये एक ऐसा आहार है। तो ये कुष्मांड की बात हमने बताई। ऐसे आहार द्रव्य बहुत है जो गर्भावस्था में उपयोगी होते हैं। कुछ आहार द्रव्यों की बात हम बाद में भी करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।